Hello everyone. Today we are going to start with our new topic, that is Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation. So my first basic question would be, what is Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation? ये Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations है क्या? इसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि ERP क्या है. And what is ERP? ERP, as we know all, it's some kind of enterprise resource planning. ठीक है. So let us understand with some scenario. इसको हम कुछ सिनेरियो के मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ERP क्या है और इसे हम कहाँ पे किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. करेक्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक सिनेरियो है. नाउ यू पीपल नीड टू थिंक ऑफ एज अ बिजनेस पर्सन. करेक्ट. अगर आप बिजनेस पर्सन हो और आपको एक नया बिजनेस सेटअप करना है, तो बेसिकली हम लोग बिजनेस सेटअप क्यों करते हैं? टू गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ इट. करेक्ट. कुछ हम लोग वहां से कमा के ले सके और कुछ हम लोग ऐसा काम करें कि वहां से हम दो पैसा खुद के लिए कमा के ला सके. खुद के लिए कमा के लाना मतलब we can earn some profit out of it, right? So टू कैरी फॉरवर्ड और टू स्टार्ट द बिजनेस हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल. करेक्ट. कैपिटल के साथ साथ वी नीड टू हैव सम पीपल हु कैन हु कैन हेल्प अस और हु कैन रन आवर कंपनी टू मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ इट. कुछ हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे जो हमारे कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के लिए मदद करेंगे और वहां से हम लोग अपना रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. और हमें एक अच्छा सा लोकेशन, दैट मीन्स वी नीड सम गुड प्लेस टू स्टार्ट आवर बिजनेस, राइट? तो उसके लिए जब हमारे पास ये सारे रिसोर्सेस हमारे हाथ पे रहेंगे, जैसे कैपिटल हो गया, कुछ अच्छे बंदे हो गए जो हमारे ऑफिस को रन कर सकते हैं और एक अच्छी सी जगह मिल गया जहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमें एक प्रॉपर प्लानिंग का भी जरूरत है, क्योंकि प्लानिंग के बिना कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है. तो वी शुड हैव ए गुड प्लानिंग फॉर एवरीथिंग टू मेक वर्क आउट ऑफ इट. ठीक है ना. अगर हमें अपने बिजनेस से कुछ अच्छे प्रॉफिट कमाने हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग अपनाने होंगे, सो दैट वो प्लानिंग के थ्रू से हमें एक अच्छा सक्सेसफुल एक रेवेन्यू जनरेशन हो सके हमारे कंपनी के लिए और हम वहां से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके. ठीक है ना. तो उसके लिए क्या करना है? अगर हमें अच्छा प्रॉफिट चाहिए हमारे बिजनेस से, जैसे मैंने बताया कि हमें वो प्लानिंग करना होगा. प्लानिंग मतलब हमारे जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा. ठीक है ना. तो अगर किसी कंपनी का अच्छा सा प्लानिंग नहीं बनता है या फिर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं वो लोग, तो क्या होता है, वो हार्डली वो बिजनेस सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है ना. तो इन दैट केस क्या होगा, उन्हें एक प्लानिंग का जरूरत होता ही है, जिसके लिए काफी रोज हमें देखने को मिलता है कि बिजनेस एनालिस्ट रहते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट रहते हैं, जो एनालिसिस करके देता है कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से चलाने से हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. ठीक है ना. तो ये जो सारा प्रोटोकॉल्स है, ये तो आपका जेनेरिक प्रोटोकॉल्स तो हो ही गया. इन दैट केस अभी हम लोग जब कुछ एक बिजनेस शुरू करेंगे तो वहां पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं. ठीक है ना. जनरली क्या होता है, हम लोग आइदर ट्रेडिंग करते हैं या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है ना. अगर ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी हम लोग सामान अपने वेंडर से उठाएंगे, वहां पे कुछ प्रॉफिट्स बना के हम लोग एक नया एमआरपी रेडी करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग मार्केट पे सामान को छोड़ेंगे. तो बीच का जो ये अमाउंट का डिफरेंस रहा, दैट इज आवर ओन प्रॉफिट. तो वहां पे जितना अच्छा सेल उतना अच्छा हम लोगों का प्रॉफिट. करेक्ट. अगर हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो जाएंगे, क्योंकि वी आर द ओनली पीपल हु आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, राइट? तो अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको हम अच्छे सेल करते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, वहां से भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. और अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो कुछ एक XYZ सर्विसेज हम लोग किसी क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा कि वो सर्विस के थ्रू से हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट करने को मिलेगा. फाइन. तो ये जो सारा ऑपरेशंस, ये जो सारा टास्क है, ये टास्क को हमें एक प्रॉपर मेथड फॉलो करने होंगे.
विथ सम प्रॉपर प्लानिंग, तभी जाके ये सारा चीज सक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं। तो इन दैट केस क्या होता है, ईआरपी वहां पे काम पे आता है, दैट इज आवर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कम्स इनटू अ प्ले इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ईआरपी हमें क्या करता है, ईआरपी का एक फिक्स्ड डिफाइंड रूल बना रहता है जिसको हम सिस्टम पे इंटीग्रेट करके अपना बिजनेस को सिस्टम के साथ मैपिंग करवा के सारा रिकॉर्ड्स अगर हम लोग वहां पे मैप करते हैं और ईआरपी के मुताबिक, मतलब ईआरपी का एक फिक्स डिफाइंड रूल है जिसके बेसिस पे हमें अपने ऑपरेशन को चलाना पड़ेगा, अगर वैसे हम इन्फ्यूज करते हैं सारे चीज को, तब उसके मदद से हम लोग अपने बिजनेस को सक्सेस रेट तक लेके सक्सेस रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात यह है कि भैया ईआरपी ही एक ऐसा सिर्फ नाम का ईआरपी है या फिर ईआरपी एक क्लास का नाम है जिसके बेसिस पे बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट हमें ईआरपी सीखने को मिलेंगे। सो यू पीपल आर राइट, ऑब्वियसली ईआरपी बहुत तरीके का होता है, जैसे मैंने कुछ लिस्ट डाउन किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एसएपी, टैली, ओरेकल, पीपलसॉफ्ट, एमएसजीपी, एमएसजीपी मतलब माइक्रोसॉफ्ट जीपी, माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है जीपी जो ईआरपी कैटेगरी में आता है, इनफैक्ट ईआरपी ही है। एंड फाइनली आता है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 एएक्स। ठीक है, उसके अलावा भी ये तो हो गया बिग शॉट्स कंपनी के सारे ईआरपी प्रोडक्ट्स जो लार्ज स्केल कंपनीज में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, मतलब डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, उनका लार्ज नंबर्स पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे भी बहुत सारे अननोन ईआरपीज होते हैं जो बहुत ही इकोनॉमिक रेट या फिर चीपर रेट्स पे आपको मिल जाएगा, बट उनका फंक्शनलिटी भी बहुत लिमिटेड है। ठीक है ना, जैसे आपका मेमोरी स्पेस थोड़ा सा कम मिल सकता है, कुछ ऐसा फंक्शनलिटी आपको नहीं भी मिले जो आपको बहुत जरूरत है। तो इन दैट केस क्या होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हमें दिखने को मिल जाता है या फिर कोई पर्पस पीछे रह जाता है जो ये सॉल्व नहीं कर पाते। तो इन दैट केस कंपनी को क्या करना है, एक ऐसा ईआरपी ढूंढना है जो इनके बिजनेस के पर्पस को सॉल्व कर सके। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस का अगर पर्पस नहीं होगा तब हम लोग वहां पे कोई एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर बिजनेस खोलते हैं तो डेफिनेटली वी शुड सॉल्व सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री और फॉर आवर स्टेट और फॉर सम पर्टिकुलर रीजन, करेक्ट है ना। तो अगर वो पर्पस के साथ हम लोग बिजनेस का मोटिव प्लानिंग लेके आते, देन ओनली वी विल बी एबल टू सक्सेस इन आवर वर्क, अदरवाइज हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और अगर सक्सेस नहीं हो पाता है एज ए रिजल्ट, ऑब्वियसली हम लोगों का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है एक प्रॉफिट कमाना, वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दैट केस कंपनी को एक ईआरपी डिप्लॉय करना बहुत जरूरी होता है अपने बिजनेस को हायर रेट ऑफ सक्सेस तक पहुंचाने के लिए। फाइन, अभी बात ये आता है कि ये कंपनी ईआरपी को सिलेक्ट कैसे करेंगे, मतलब ऑन व्हाट बेसिस दिस कंपनीज आर गोइंग टू सिलेक्ट ईआरपी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस टर्नओवर, उनका टर्नओवर कितना है या फिर उनका वॉल्यूम ऑफ डेटा कितना है, उस बेसिस पे वो लोग अपने ईआरपीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज हम लोग जो टॉपिक शुरू किए हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स D365, इसका खासियत क्या है और why people should use Microsoft Dynamics 365 और why should they opt for this MS Dynamics। ठीक है ना, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पे आना होगा माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है आज के डेट में, बट जब इसका जन्म हुआ था, लाइक जब इसका स्टार्टिंग फेज था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं था। ये क्या हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स मतलब जो भी एप्लीकेशन का नाम है आज के डेट पे, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 पे। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, दो कंपनी ने कोलैबोरेट करके इस सिस्टम को बनाया था जिसका नाम था IBM एक्सेप्टा। और वो दो कंपनी कौन था, एक तो था IBM और दूसरा था डैमगर्ड। ये दोनों कंपनी ने मिलके इस एप्लीकेशन को बनाया था एज ए बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, उसका नाम दिया था IBM एक्सेप्टा। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, 1992 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ उसके ठीक 10 साल बाद उन्होंने क्या किया, कुछ इंटरफेस में चेंजेस किए, थोड़ा बहुत फंक्शनलिटी डाले जिसके हेल्प से बिजनेस का पर्पस सॉल्व हो सके। उन्होंने फाइनली 2002 में
ये माइक्रोसॉफ्ट को हैंडओवर कर दिया। तब जाके माइक्रोसॉफ्ट ने इस एप्लीकेशन को टेक ओवर किया इन द ईयर 2002। फाइन। नाउ 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर तो कर लिया और इस कंपनी के प्रोफाइल आई होप सबको पता है, और ये किस टाइप का कंपनी है ये हमें सबको पता है। इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी, और ये लोग का खासियत यही है कि ये लोग कभी भी बैठा नहीं रहता है। कोई सा भी एप्लीकेशन हो कंटिन्यूअस अपडेट करता रहता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम लोग एक टाइम था जब हम लोग विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। उसके बाद उनका अपडेशन प्रोसेस आप अगर आप देखोगे आज के डेट तक, तो उन्होंने कहां से कहां तक अपग्रेड कर दिया। यही इसी से पता चल जाता है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है ये कभी भी खाली नहीं बैठता है। कुछ ना कुछ इनका इनोवेशन, कुछ ना कुछ इनका रिसर्च, कुछ ना कुछ इनका इन्वेंशन होता ही रहता है, और उसके बेसिस पे अपग्रेड होता रहता है। और ये लोग अपग्रेड कैसे करते हैं? ये लोग अपग्रेड करते हैं विथ मार्केट थोरो रिसर्च। मतलब ये लोग मार्केट को स्टडी करते रहते हैं कि हमें बिजनेस पे या फिर इंडिविजुअल्स क्या मांग रहा है, मतलब वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, मार्केट क्या डिमांड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो लोग अपना इनोवेशंस को हमेशा से रेडी करते रहता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अभी एक 2-3 बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं अलग अलग मार्केट में, बहुत सारा ईआरपी है। अभी माइक्रोसॉफ्ट का स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहता है कि मुझे हर सेक्टर पे डोमिनेट करना है। लाइक देयर आर ऑयल सेक्टर हो गया, फिर एनर्जी सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, बहुत कुछ हो गया, ऐसे बहुत सेक्टर्स है। तो हर एक सेक्टर्स का ऑब्जेक्टिव, हर एक सेक्टर्स का मोटिव अलग अलग रहता है, करेक्ट। तो उस अलग अलग मोटिव पे उनका पर्पसेस भी अलग अलग होंगे। तो अगर पर्पसेस अलग अलग होंगे तो एक ईआरपी में माइक्रोसॉफ्ट हमेशा सोचता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सारा चीज कैसे इंटीग्रेट करें। और जैसे ही वो लोग अपना इनोवेशन शुरू करता है, वो लोग डिप्लॉय भी कर देते हैं, वो लोग अप्लाई भी कर देते हैं अपने एप्लीकेशन पे, जिसके वजह से क्या हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एप्लीकेशन एक फ्लेक्सिबल हो जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। इसी तरीके से जब माइक्रोसॉफ्ट ने ये टेक ओवर कर लिया आईबीएम और डैमगार्ड से, तब से आज तक इनका ये कांस्टेंट रिसर्च चलता आ रहा है, और ये लोग अपने सिस्टम पे अपग्रेड कर रहे हैं, जिसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट का जो ईआरपी है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, आज के डेट में इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल ईआरपी फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनी सेक्टर। आप कोई सा भी सेक्टर ले लो, वहां पे ये डायनामिक्स इजिली फिट बैठता है। ठीक है ना। इनका जो भी सॉल्यूशंस रहता है, जो भी कस्टमाइजेशन रहता है, फिर जो भी ऑप्शंस रहता है, जिस ऑप्शंस के हेल्प से एक बिजनेस को सक्सेस रेट टूवर्ड्स 100% तक लेके जाने में अचीवेबल है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इजीली कर देता है। ठीक है ना। तो उसके इसी की वजह से नाउ पीपल आर शिफ्टिंग और माइग्रेटिंग टू माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। आज की इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे, ईआरपी इंडस्ट्री में स्पेशली, तो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स डोमिनेट कर रहा है। ठीक है। अभी चलिए थोड़ा हिस्ट्री में फिर अगेन वापस चलते हैं। तो क्या बता रहा है, 2002 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया, इनोवेशन शुरू कर दिया, और वो लोग रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कौन सा फीचर किस मार्केट इंडस्ट्री के लिए फिट बैठेगा, या फिर मार्केट इंडस्ट्री के अनुसार अगर वो फीचर से लोग डालेंगे तो वेदर एप्लीकेशन विल वर्क वेल, और वेदर एप्लीकेशन विल बी स्टेबल इन इट्स ओन प्लेटफॉर्म। ये सारे चीज ये लोग रिसर्च करते हैं, और ये सारे रिसर्च करने के बाद बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, यहां तक ये लोग डीप रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैं फिर से बताने का वो कर रहा हूँ कि हमारे थ्रू आउट द ग्लोब बहुत सारे इंडस्ट्री है, और बहुत सारा उस इंडस्ट्री में सेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो हर एक सेक्टर पे जब इस एप्लीकेशन को हम लोग फिट बैठाने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमें ये कांस्टेंट अपडेट चलाना पड़ता है, और अपडेट करने के बाद मार्केट पे छोड़ के इसका रिव्यू लेके फिर फाइनल डिप्लॉयमेंट हम लोग कर सकते हैं, सो दैट हम लोग इंडस्ट्री में फिट बैठा सके इस एप्लीकेशन को। ठीक है नहीं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही सोच ऐसा रहता है, और ये लोग हमेशा से सक्सेसफुल होते आए हैं, और आज के डेट तक, टिल डेट, ये लोग अपडेट अभी भी चला रहा है। तो हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि ये लोग कैसे अपग्रेड होके अपने आज के प्रेजेंट डेट वाले वर्जन्स पे आएंगे। ईच एंड एवरीथिंग वी विल लुक आफ्टर। तो उसके बाद
इन्होंने 2002 के बाद जब टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर करने के बाद थोड़ा सा इन्होंने इनोवेशंस किया एप्लीकेशन के ऊपर, और इनोवेशंस करने के बाद जब कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीचर्स एप्लीकेशन पे डाल दिए, तब इन्होंने एक नया वर्जन रेडी कर दिया एप्लीकेशन का और उसका नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स AX 2009। ठीक है, अब ये जो 2009 है, व्हाट डज दिस ईयर इंडिकेट्स? दिस ईयर इंडिकेट्स द मॉडल ऑफ द ERP। मतलब ऐसा नहीं कि ये 2009 दिया है मतलब 2009 पे इसका ये इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं, ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2002 में ही, जब इन्होंने टेक ओवर कर लिया था IBM और डेमगार्ड से। डेमगट वहां से टेक ओवर करने के बाद इन्होंने कुछ इनोवेट किया, इन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, इन्होंने थोड़ा अपने सिस्टम को अपग्रेड किया विद सम न्यू फंक्शनलिटी एंड न्यू फीचर्स। देन दे रिलीज्ड द न्यू वर्जन एंड नेम्ड इट एज अ माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 2009, AX 2009। ठीक है, अभी इसका हम लोग चेक करते हैं कि आज के डेट में ये मार्केट पे अवेलेबल है या नहीं है। ऑब्वियसली ये मार्केट पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट्स अ वेरी ओल्डर वर्जन। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट अवेलेबिलिटी जो है दैट इज ओनली 5 to 10% ओनली। अभी मार्केट अवेलेबिलिटी मतलब हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? मतलब थ्रू आउट द ग्लोब ऐसा कोई बिजनेसेस है जो डायनामिक्स AX 2009 वर्जन यूज कर रहे होंगे? यस, देयर आर ओनली 5 to 10% ऑफ द बिजनेसेस थ्रू आउट द ग्लोब जो इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, स्पेशली AX 2009। अभी देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन मे बी रेजिंग आउट अमॉन्ग्स्ट यू ऑल कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो यूसेज कैसे हो रहा है? यस, द ट्रूथ इज करेंटली माइक्रोसॉफ्ट इसका लाइसेंस किसी को नहीं दे रहा है। कोई भी प्रेजेंट कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अप्रोच करता है माइक्रोसॉफ्ट से कि मुझे ये परचेस करने हैं AX 2009 स्पेशली द ओल्डर वर्जन, तब बिल्कुल भी माइक्रोसॉफ्ट इसका लाइसेंस नहीं दे रहा, क्योंकि इन्होंने ये काफी टाइम पहले ही इसको बंद कर चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई यूज कर रहा है तो इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? ऑब्वियसली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज कर रहे हैं फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, अभी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से कुछ भी सर्विसेज नहीं मिल रहा है। जनरली क्या होता है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो दे प्रोवाइड अस द सपोर्ट सर्विस। ठीक है ना, आफ्टर सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट के एंड से जब सेल हो जाता है तब ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टिल द टाइम देयर लाइसेंसेस आर अवेलेबल। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट क्या है, लाइसेंसेस का अवेलेबल नहीं है, तो ऑफ कोर्स देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू ऑल दोस 5 to 10% ऑफ दोस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना, वो जो 5 से 10% वाला ऑर्गेनाइजेशन है उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट से। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली इसका लाइसेंस देना बंद कर दिया, लाइसेंस को सेल करना बंद कर दिया। और अगर लाइसेंस सेल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमें तो एप्लीकेशन मिलने वाला है नहीं। करेक्ट, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दिस 5 to 10% ऑफ द मार्केट इज हायरिंग देयर ओन टेक्निकल इंजीनियर्स और ओन कंसल्टेंट जो वो सॉफ्टवेयर को खुद से ही मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लेट अस चेक ये जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स AX 2009 वर्जन जब चल रहा था तब वो कैसे चल रहा था, मतलब उसका एनवायरनमेंट क्या था। नाउ व्हाट डज दिस एनवायरनमेंट मींस? एनवायरनमेंट मींस द प्लेटफॉर्म वेयर द सॉफ्टवेयर और द एप्लीकेशन इज रनिंग। ठीक है, तो ये एक तरह का स्टैंड अलोन एप्लीकेशन था। नाउ अगेन व्हाट डज दिस स्टैंड अलोन डिफाइंस? स्टैंड अलोन मतलब आपके सिस्टम पे, मान लीजिए आपका डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या कुछ भी हो, तो वहां पे इसको इंस्टॉल करना पड़ता था। ठीक है ना, तो ये एक तरह का छोटा मोटा एप्लीकेशन जैसा ही था एट द वेरी इनिशियल फेज। जैसे टैली हो गया, टैली वगैरह जैसे अभी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, अभी तो टैली बहुत अपग्रेड हो गया है। तो इनिशियली जब टैली ERP 9 करते थे तो क्या करते थे, हम लोग इंस्टॉल करते थे या फिर टैली का पुराना वर्जन अपने सिस्टम पे और सिस्टम पे ही चलाते थे। टैली में जैसे लिमिटेड फंक्शनलिटीज रहता था, ठीक उसी तरह AX 2009 में भी बहुत कम फंक्शनलिटी था। आज के डेट से अगर कंपेयर करें, आज के डेट में जो कंसल्टेंट इसको चला रहा है या फिर इस डोमेन पे काम कर रहे हैं, उनका जितना लेवल ऑफ नॉलेज है उस नॉलेज को ऑलमोस्ट आपको 90% रिड्यूस करना पड़ेगा टू वर्क
इन दिस AX 2009, क्योंकि वहां पे इतना फीचर्स है ही नहीं जितना आज के डेट में दिया गया है, ठीक है। और इनका इसका जो अपेयरेंस था, मतलब विजुअल अपेयरेंस, वो था वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊपर से आपका मेनू दिखता था, मतलब इट्स अ वेरी वेरी low standard application just to solve a minimum purpose of the business. डायनेमिकली कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस दौरान जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया था, तो शॉर्ट टाइम पे जितना हो सका उन्होंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद ये सारा चीज उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया था। लेकिन आज के डेट में, जैसे मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताया, ओनली 5 to 10% ऑफ द कंपनीज आर अवेलेबल हु इज यूजिंग who are using this Dynamics AX 2009 वर्जन, करेक्ट है। और इसका करेंटली कोई भी लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट नहीं दे रहे फॉर द प्रेजेंट कंपनी। आफ्टर AX 2009, जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट खाली कभी नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ इनोवेट करता रहता है। उन्होंने इनोवेट किया। इनोवेट करने करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, 2002 के बाद उन्होंने और एक दूसरा नेक्स्ट वर्जन निकाल दिया। द नेक्स्ट वर्जन नेम इज डायनामिक्स AX 2012, ठीक है। वो 2000 बाद में ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो AX 2012 में क्या हुआ, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ फंक्शनलिटी में भी, फिर आपका फीचर्स में भी, ठीक है, जिसके वजह से ये आज के डेट में भी मार्केट पे अवेलेबल है। एंड व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द organization that are using this Dynamics AX 2012? Obviously, it's a 40 to 50% of the market who is still using this AX 2012 version, ठीक है, जो आपका 2002 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट पे, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरे नॉलेज पे है, माइक्रोसॉफ्ट ने शायद अनाउंस कर दिया है कि AX 2012 का भी वो लोग लाइसेंस या फिर सपोर्ट देना बंद कर देंगे। क्यों सपोर्ट देना बंद कर देंगे? क्योंकि आप एक सिनारियो समझो। आप अगर मोबाइल खरीदने चाहते हो, ठीक है ना, आज के डेट में अगर मान लो आपने कोई सा भी एक मोबाइल लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आईफोन। आईफोन में क्या होता है, एक टाइम तक एप्पल का जो ओएस है वो ओएस अपग्रेड होगा, ठीक है ना। एक सर्टेन पॉइंट तक क्या होगा, कुछ 2-3 वर्जन्स में वो अपग्रेड होंगे, उसके बाद अपडेट करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर मार्केट अपग्रेड नहीं होगा, पीपल विल नॉट बी अपग्रेडिंग देमसेल्फ टू द न्यू फीचर्स, जो और भी कुछ दूसरे पर्पस या फिर और भी कुछ टफर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ईआरपी रिजॉल्व कर पाए। तो जिसकी वजह से मार्केट डिमांड कर रहा है, उस बेसिस पे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट तो अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर इसका सर्विस और सपोर्ट देना बंद नहीं किया है, तो what this organizations will do, they won't prefer to upgrade themselves. Basically Microsoft ये लाइसेंस क्यों बंद कर देते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि जो नया अपडेटेड वर्जन है, वो अपडेटेड वर्जन में ज़्यादा फीचर्स रहेंगे और ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई सा भी बिजनेस अगर वो अपडेटेड वर्जन यूज कर लेता है, तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसका ज़्यादा फायदा होगा। अभी अगर ज़्यादा फायदा हो रहा है तो पीपल शुड अपग्रेड, द ऑर्गेनाइजेशन शुड अपग्रेड देयर सिस्टम एज वेल। तो अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो आगे कैसे पहुंचोगे, सही है ना। तो उसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट is compelled to stop all the old licenses and they start giving the new version to the market or to the organizations. अगर अभी organizations खुद से upgrade नहीं करते, well and good, no one can force anyone to do anything, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट भी ऑर्गेनाइजेशंस को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट दे कैन डू, दे कैन स्टॉप गिविंग सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशंस और स्टॉप गिविंग सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट देना बंद कर देंगे। तो बंद कर देने से क्या होगा, पीपल विल ऑटोमेटिकली बाउंड टू शिफ्ट टू द अपडेटेड वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन। कोई कोई क्या करते हैं, खुद से अपना इन हाउस कंसल्टेंट या फिर इन हाउस डेवलपर रख देते, जो उसी हिसाब से इसको कस्टमाइज करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन काम चलाना तो नहीं है यहाँ पे, तो एक हम लोग पर्पस सॉल्व कर रहे हैं विद सम गुड बिजनेस मोटिव्स, है ना। तो उसके लिए हमें सिस्टम पे अपग्रेडेड हमेशा रहना पड़ता है। फिर 2012 के बाद अभी जो फाइनली उन्होंने वर्जन लॉन्च किया है, दैट इज डायनामिक्स
365 FNO। FNO का मतलब है फिनेंस एंड ऑपरेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है डायनामिक्स का, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 फिनेंस एंड ऑपरेशन। मतलब फिनेंस और ऑपरेशंस का जितना आपका सेक्शंस रहेगा, वो सारे सेक्शंस का पर्पस इस एप्लीकेशन के द्वारा कंप्लीटली सॉल्व किया जाएगा। इट्स ए ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, करेक्ट। इसका अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट में? यस, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। अभी करेंटली यही चल रहा है मार्केट पे, और माइक्रोसॉफ्ट इसका सपोर्ट भी भरपूर तरीके से दे रहा है। 50%, more than 50% of the global organizations are using this version, ठीक है। और इसका एनवायरनमेंट है क्लाउड बेस्ड। क्लाउड बेस्ड मतलब पहले क्या होता था, पहले लोकली स्टोर किया जाता था। उससे पहले मैं आपको 2012 का एनवायरनमेंट बता दूं। 2012 का एनवायरनमेंट कैसा था? ऑन प्रीमाइस। ऑन प्रीमाइस का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में ही जब एक सर्वर रहता है, सर्वर एग्जिस्ट करता है जहाँ पे उनका ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा स्टोर हो, तो उसे हम लोग ऑन प्रीमाइस एनवायरनमेंट बोला जाता है। इन शॉर्ट, अगर आपका डेटाबेस आपके ऑफिस में ही है तो ऑफिस में ही सेटअप किया जाए तो। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज क्या है? जब तक आप ऑफिस नेटवर्क पे हो, यू कैन एक्सेस दोज डेटा। अदरवाइज अगर आप ऑफिस से बाहर आ जाते हो, देन इट विल बी वेरी मच नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू एक्सेस दोज डेटा फ्रॉम एनीवेयर इन द लोकेशन। तो इससे एक ड्रॉबैक क्या हो जाता था कि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी का लिमिटेशंस आ जाता था 2012 वर्जन में, ठीक है ना। जब ये D365 FNO में कन्वर्ट हो गया, तब क्या हुआ, इसका एनवायरनमेंट क्लाउड में ले गया, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड में डेटा को स्टोर कर दिया। अब अगर डेटा क्लाउड में स्टोर हो जाता है, देन आई बिलीव यू पीपल ऑल नो कि क्लाउड क्या है। क्लाउड एक पब्लिक स्टोरेज है विथ सम गुड सिक्योरिटी, जहाँ जो आपका डेटा वहाँ पे स्टोर रहेगा, आपके सिस्टम पे नहीं, और आप कहीं से भी इसको लॉग इन कर सकते हो। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हो, वहाँ से भी आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो आपका ऑथेंटिक लॉगिन है, पर्सनल लॉगिन है, वो लॉगिन करके आप अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो मोर फीचर्स, मोर एक्सेसिबिलिटी और मोर फंक्शनलिटी, दैट टू इन डायनामिक्स 365 फिनेंस एंड ऑपरेशन, जिसकी वजह से इस ERP को थोड़ा सा यूनिक बना देता है टू यूज इट फॉर सम गुड पर्पस। और आज के डेट में मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर यूजिंग दिस ERP। तो इसी के बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इस पे हम लोग कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ है, मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल जो AX 2009 अभी यूज़ कर रहे हो, अगर इनको अपग्रेड करना हो, फॉर एग्जांपल इनका थोड़ा सा इन्होंने डिसीजन लिया है कि ओके अभी तो ये बहुत पुराना हो गया एंड वी नीड सम हायर वर्जन टू सॉल्व आवर पर्पसेस विच इज गोइंग टू बी इंक्रीज डे बाई डे, ठीक है ना। उनका दिन ब दिन उनका पर्पस बढ़ता जा रहा है, और उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए उनको अपग्रेड करना अभी मैंडेटरी हो गया है। तो दोज कंपनीज हैव डिसाइडेड टू अपग्रेड देमसेल्फ। तो वो लोग अपग्रेड कैसे कर सकते हैं? अगर उनका वर्जन चेंज करना है, तो उनका जो पुराना डेटा था, वो पुराने डेटा को माइग्रेशन में लेके आना, मतलब माइग्रेशन करके वो लेटेस्ट वर्जन पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग जो जिस ERP के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ERP में काम करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इस ERP को ऑब्वियसली ये बिजनेस वाले तो यूज करते हैं, लेकिन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पे अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं, दैट स्किल वी कैन अप्लाई टू लर्न आवर जॉब रोल एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट। मतलब आपको जो स्किल्स इस सीरीज में सीखने को मिलेगा, वो स्किल्स को लेके आप फंक्शनल कंसल्टेंट का जॉब रोल पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी कंपनी के लिए जा रहे हो कि मुझे D365 में काम करना है, तो आप आपका डेजिग्नेशन एज ए या फिर जॉब रोल के हिसाब से वो फंक्शनल कंसल्टेंट रहेगा। आप फंक्शनल कंसल्टेंट मतलब क्या करोगे? यू बीइंग द कंसल्टेंट, आप उस पर फंक्शनली पूरे ERP को सेटअप करके दोगे टू द बिजनेस ओनर, जो ये सिस्टम को यूज करने के लिए ऑप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द बिजनेस ओनर, मुझे एक ERP का रिक्वायरमेंट आ गया है, मैं माइक्रोसॉफ्ट के पास अप्रोच कर रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट विल डू,
माइक्रोसॉफ्ट विल अप्रोच वन कंसल्टेंसी फर्म जहां पे आप रिक्रूटेड रहोगे एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट। तो उस कंसल्टेंसी का जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर हो या जो भी हो ऑन टॉप मोस्ट पोजीशन, वो प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। कौन से प्रोजेक्ट को? लाइक आई विल बी अप्रोचिंग यू पीपल, तो मुझे आपको सारा रिक्वायरमेंट देना होगा, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप मुझे ईआरपी को सेटअप करके दोगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट और इन सिंपल लैंग्वेज आपको ये ईआरपी सेटअप करके देना है टू द क्लाइंट। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अगर रिक्वायर्ड है तो आप मुझे वो ईआरपी को सेटअप करके दोगे सो दैट आई कैन यूज इट फॉर माय बिजनेस पर्पस एंड गेट द गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, अभी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शनल कंसल्टेंट की, ये तो हो गया फंक्शनल रोल के लिए। मतलब विदाउट यूजिंग एनी कोड यू नीड टू कॉन्फ़िगर द ईआरपी सो दैट एक फ्लो पे आपका बिजनेस प्रोसेस, मतलब मेरा बिजनेस प्रोसेस वो फ्लो पे चल सके। एंड दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्फ़िगर ऑल द सेटिंग्स एज पर माय रिक्वायरमेंट। ठीक है, साथ ही साथ फंक्शनल कंसल्टेंट का एक जोड़ीदार भी रहता है जिसका नाम है टेक्निकल कंसल्टेंट। अब ये टेक्निकल कंसल्टेंट कौन है? टेक्निकल कंसल्टेंट भी आपके साथ साथ काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट आ गया है जो रिक्वायरमेंट आपका इस स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी ऑफ, मतलब स्टैंडर्ड ईआरपी में अवेलेबल नहीं है, जो आप मुझे ईआरपी प्रोवाइड कर रहे हो और माइक्रोसॉफ्ट ने जो बाय डिफॉल्ट सब कुछ फीचर्स डाल के दिए हैं, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे अगर मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पे कोई भी फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ टेक्निकल consultant, or technical consultant in other words will help you to achieve those objectives। कोई सपोज मान लीजिए मेरा x का रिक्वायरमेंट है, अब x का रिक्वायरमेंट के लिए आपको वहां पे a कॉन्फ़िगरेशन करना होगा या फिर b कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो b कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको आपके वहां पे b का सेटअप होना होगा। अगर b का सेटअप नहीं होता है, अवेलेबल ही नहीं है b का सेटअप, तो आप कैसे मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करके दोगे, राइट? तो उस बी का सेटअप को एनेबल करने के लिए दिस टेक्निकल गाय विल हेल्प यू। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग अबाउट टेक्निकल कंसल्टेंट रोल, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग्स का बहुत ज़रूरत होता है। यू नीड टू हैव अ वेरी साउंड नॉलेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, यू नीड टू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड in this type of application which is known as X++। तो हम लोग वो सब कुछ सीखने वाले नहीं है। This series is completely based on functional consultant and you will be happy to know that यहाँ पे नॉन प्रोग्रामिंग वाले बंदे या बंदी जो भी हो, आप लोग सीख रहे हो या फिर मेरा वीडियो सीरीज देख रहे हो, आप लोग भी सीख सकते हो। एंड इफ यू हैव अ फियर ऑफ कोडिंग, यू शुड एलिमिनेट द फियर, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग का कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। मतलब कोडिंग का नॉलेज नहीं होने से भी यू कैन बी ए प्योर फंक्शनल कंसल्टेंट बेस्ड ऑन द लॉजिक ओनली which you will be using while setting up a ERP for your business client। ठीक है ना? तो अभी इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग देखते हैं कि हमें पता चल गया है कि हम लोगों का काम क्या है। नाउ आफ्टर डिफाइनिंग आवर रोल and understanding our role, what we will be going to do in our near future as a functional consultant, functional consultant के पास 3 तरीके का प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी होता है। मतलब you will be working only on one project at one time। अभी ये डिपेंड करता है कि अगर आप कहीं जॉब अप्लाई करते हो तो उस जगह पे कैसा रिक्वायरमेंट रहता है, किस टाइप का प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट रहता है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट है और कितने टाइप के प्रोजेक्ट है। So there are 3 types of project available for this particular job role। ठीक है ना? पहला हो गया है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मतलब इट्स अ वेरी वेरी फ्रेश एंड न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आई एम अ न्यू बिजनेस ओनर, मैंने एक बिजनेस खोला है फॉर एग्जांपल, और उस बिजनेस के लिए मुझे एक ईआरपी का रिक्वायरमेंट है। आई हैव चूजन डायनामिक्स 365 and I have approached Microsoft and purchased the license for using this ERP। अब ये जो हमने लाइसेंस खरीदे हैं, साथ ही साथ Microsoft क्या करेगा? Microsoft will approach one of its consultancy partner firm जहाँ पे आप रिक्रूटेड रहोगे। ठीक है ना? वहाँ पे बोलेंगेगा कि मी
as a business owner has approached Microsoft, and you as a consultancy firm, you should take over this project and complete the installation without any ease, so that our clients can successfully run their business in D365 and get the profit out of it, and their business should run on a success rate, and you should provide all kinds of support and services as per their requirement. ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ने इतना कंसल्टेंसी पार्टनर फर्म को बोल दिया जहां पे आप रिक्रूटेड हो एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट. Now from that consultancy partner firm, one of your lead role, जो भी ये प्रोजेक्ट को लीड करेगा, that guy will approach me, and me as a CEO of this company, for example, मैं क्या करूंगा, मैं उनके साथ बैठ के वन ऑन वन मीटिंग होगा थ्रू सम जूम मीट और क्लाइंट मीट, वट एवर माइक्रोसॉफ्ट टीम मीट जो भी है. मीटिंग करने के साथ साथ यहाँ पे एक फेज चलेगा, दैट इज रिक्वायरमेंट एंड गैदरिंग फेज. यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने पूरे बिजनेस को एक्सप्लेन करना होगा टू दैट लीड गाय और द प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी रहेगा. प्रोजेक्ट मैनेजर विल एक्यूमुलेट ऑल दोज डेटा, वहाँ पे अपने टीम के साथ शेयर करेगा कि देखो भैया, ये जो हम लोगों के क्लाइंट है इसका ये रिक्वायरमेंट है, अब इसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें उनके बेसिस पे ये सॉफ्टवेयर या फिर ये एप्लीकेशन को सेटअप करना होगा या फिर कॉन्फ़िगर करना होगा, सो दैट ये लोग अपना बिजनेस को रन कर सकें. तो इसी तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है टिल इट गेट्स कॉन्फ़िगर्ड एंड हैंडेड ओवर इट टू द क्लाइंट, मतलब द बिजनेस ओनर. और इसके बीच में बहुत सारा फेजेस रहता है जो हम लोग कोई दूसरे सीरीज में देखने मतलब सीखेंगे कि क्या क्या फेजेस रहता है और इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को किस तरह से चलाया जाता है. फाइन, ये तो था इम्प्लीमेंटेशन का बात. अभी आता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट है रोल आउट प्रोजेक्ट. नाउ व्हाट इज रोल आउट प्रोजेक्ट? एक बार इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद अभी क्लाइंट इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है. एप्लीकेशन को यूज करने के साथ साथ क्या हो रहा है, बिजनेस का पर्पसेस भी सॉल्व होते जा रहा है. अब जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड होते जा रहा है, बिजनेस एक्सपांड होने के साथ साथ व्हाट इट हैपेंस, वहाँ पे रिक्वायरमेंट का भी और ज़रूरत पड़ने लगता है. मतलब बिजनेस का पर्पस और मोटिव इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट आने लग जाता है. तो जब रिक्वायरमेंट आने लगता है तो नया फंक्शनलिटी का भी रिक्वायरमेंट होता है सिस्टम पे. तो इन दैट केस सपोज मान लो कोई सा भी एक चेंजेस करना हो या फिर कोई नया फंक्शनलिटी उसमें ऐड करना हो एग्जिस्टिंग सिस्टम पे, तब वो एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बन जाता है, दैट इज नोन एज रोल आउट प्रोजेक्ट और मिनी प्रोजेक्ट, जो ड्यूरेशन रहता है 1 या 2 महीना का. तो वहां पे भी ये एक प्रोजेक्ट बनता है, वहां पे भी हम लोग एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट काम कर सकते हैं. You can say rollout project is nothing but a small implementation project that only lasts for 1 to 2 months. ठीक है ना. और implementation जो प्रोजेक्ट था इसका, ये प्रोजेक्ट इनका ड्यूरेशन क्या होता है, मिनिमम 8 months, मैक्सिमम 2 years. अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ लार्ज द बिजनेस इज. अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो ये 2 साल का प्रोजेक्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन का, और अगर मिड साइज बिजनेस है तो मे बी 8 months to 1 year. ठीक है. अब जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम का जरूरत होता है. जैसे मैंने पहले बताया था ना कि माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फॉर करेंटली रनिंग बिजनेसेस के लिए जो अपग्रेडेड वर्जन में माइग्रेट होके आ चुके हैं. तो वो सपोर्ट भी कोई नहीं, एक कंसल्टेंसी पार्टनर ही देगा, और वो पार्टनर क्या करेगा, फिक्स्ड कुछ फंक्शनल कंसल्टेंट एज वेल एज टेक्निकल कंसल्टेंट को हायर करके परमानेंटली रख देगा, ताकि जो उनका क्लाइंट है कंसल्टेंसी पार्टनर फर्म का, जो माइक्रोसॉफ्ट ने लीड दिया है, उस बिजनेस के साथ वो जुड़ा रहे ऑन ए परमानेंट नोट. और टाइम टू टाइम अगर बिजनेस ओनर को कोई सपोर्ट का जरूरत हो तो वो सपोर्ट दे सके. अगर कोई सेटअप में गड़बड़ी हो रहा है, सेटअप कॉन्फ़िगर ठीक से नहीं हुआ है जिसकी वजह से उनका बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे ईआरपी में, तब वो फंक्शनल गाय का काम है. और अगर कुछ ग्लिचेस आ रहे तो वो टेक्निकल गाय का काम. तो वो क्या करेंगे, क्लाइंट कुछ टिकट रेस करेंगे. टिकट रेस करने के साथ साथ वो टिकट पे एक कैटेगरी बना रहता है, आइदर फंक्शनल और टेक्निकल. तो अगर फंक्शनल होता है देन दैट टिकट विल बी रीडायरेक्टेड टू द functional guy, and if the problem is or the issue is all about technical things, then it will be redirected to the technical guy. वैसे करके ये सपोर्ट सिस्टम चलता है और क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है. करेक्ट है. तो बेसिकली दीज आर द 3 types of projects available which we can work
for in the role of functional consultant in Microsoft Dynamics D365. ठीक है, जैसे मैंने बताया इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ये क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्कस होता है कि किस तरीके से बिजनेस चल रहा है, क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, और इसके लिए डिफरेंट स्टेजेस को फुलफिल करना, मतलब क्रॉस करना पड़ता है टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड टू कन्फिगर इट प्रॉपरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेम टू सेम आपका रोल आउट प्रोजेक्ट में भी वही होता है। रोल आउट प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया 1 से 2 महीना का, अगर नया फीचर या नया फंक्शनलिटी सिस्टम पे इंटीग्रेट करना है तब जाके वहाँ पे ये रोल आउट प्रोजेक्ट काम आता है, क्योंकि 1 या 2 फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए ज़्यादा ड्यूरेशन का तो ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए मिनिमम 4 मंथ्स या 2 महीना में भी कभी कभी हो जाता है, मैक्सिमम 1 साल भी लग जाता है। ठीक है ना। और वन मोर थिंग, अगर मान लो कोई पुराने वर्जन से नए वर्जन में भी अपग्रेड हो रहे हैं, देन दैट ऑल्सो इज कंसिडर्ड ऑन अ रोल आउट प्रोजेक्ट। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइग्रेशन प्रोसेस शुरू कर देंगे एज अ फंक्शनल गाय विद द हेल्प ऑफ ए टेक्निकल कंसल्टेंट। क्या करेंगे, वो पुराने सिस्टम पे जितने भी डेटा थे उस डेटा को उठा के हम लोग नए वाले अपग्रेड सिस्टम में डाल के चेक करेंगे कि वेदर ऑल द थिंग्स आर ओके टू बी डिलीवर टू द क्लाइंट और नॉट। अगर ओके नहीं है तो हम लोग उसको कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक से करके उनको दे देंगे। और सपोर्ट प्रोजेक्ट में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे आपको सिर्फ सपोर्ट देना पड़ता है। अगर बीच बीच में कोई इशू आता है, कोई बग्स आता है या फिर कोई एरर्स आता है ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द क्लाइंट, तो हम लोग उस पर टिकट के प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग उसको सॉल्व करके देते हैं। इसका ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है, से फॉर एग्जांपल मिनिमम 1 साल या तो 10 साल या 15 साल, जो भी हो वो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो एटलीस्ट 10-15 साल तो लग ही जाता है मेजोरिटी ऑफ द सपोर्ट प्रोजेक्ट में। क्योंकि एक कंपनी अगर उसके साथ टाई अप कर लेगा, एक बिजनेस ओनर या फिर क्लाइंट कोई कंसल्टेंसी पार्टनर के साथ टाई अप कर लेगा, तो वो हमेशा से वही रखेगा कि चलो एक ही बंदा मेरा इस सिस्टम को देख के, मैं बार बार इसको चेंज नहीं करने वाला। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग एज ऑन अ सपोर्ट प्रोजेक्ट बीइंग ए फंक्शनल कंसल्टेंट। ठीक है ना। अभी समझ लेते हैं कि कंसल्टेंट और एंड यूजर। अब एंड यूजर किसको इंडिकेट किया जा रहा है, एंड यूजर इंडिकेट किया जा रहा है टू द बिजनेस ओनर ओनली। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस ओनर ही तो इस सिस्टम को चलाएंगे। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो बिजनेस ओनर होता है, मे बी वो सीईओ होगा या फिर मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, तो डेफिनेटली वो तो रन नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, एक एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर लेंगे जिनको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन चलाना आता हो, उनको बैठा देंगे, बोलेंगे कि आप इसको इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। तो वो स्पेसिफिक बंदा बन जाता है एंड यूजर। ठीक है ना। और हम लोग एज ए अगर फंक्शनल कंसल्टेंट रोल प्ले करते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड दैट एंड यूजर गाय। ठीक है ना। तो कंसल्टेंट is having more knowledge of this entire system rather than our end user guy, क्योंकि we are the only people who will be guiding those end users or who will be providing training to the end users how the system works and how it should be uh, operationalized so as to get your ऑब्जेक्टिव फुलफिल। ठीक है ना। हम लोग ही उस एंड यूजर को ट्रेनिंग करेंगे कि भैया इसको इस तरीके से चलाना है, अगर आपको सही तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस फुलफिल करवाना हो तो। कंसल्टेंट क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कॉन्फ़िगरेशन और या तो फिर सेटअप, और उस सेटअप का कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से हुआ कि नहीं उसका वैलिडेट करते हैं। ठीक है ना। उसको वैलिडेशन दी कंसल्टेंट ही करते हैं। एंड कंसल्टेंट शुड नो ऑल द मॉड्यूल्स पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक डोमेन। अभी जैसे हम लोग ईआरपी अभी हमको पता चल गया कि ईआरपी क्या है, तो ईआरपी में बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं। ठीक है ना। स्पेसिफिक फंक्शंस या फिर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं, तो वो मैक्सिमम मॉड्यूल्स का नॉलेज एक कंसल्टेंट के पास होना चाहिए। अगर वो डोमेन स्पेसिफिक है तो डेफिनेटली उस डोमेन के स्पेसिफिक जितने भी मॉड्यूल्स है उन मॉड्यूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कंसल्टेंट। ठीक है। एंड यूजर क्या करेगा, एंड यूजर सिर्फ उसमें काम करेगा, मतलब एंट्री करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेगा, कुछ भी करेगा। और एंड यूजर का काम रहेगा सिर्फ पर्टिकुलर एक कोई भी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स को
कैरी आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है तो वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का ही एंट्री लगाएगा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है तो वो सिर्फ सेल्स ही करेगा, कोई अगर रिपोर्ट जनरेशन पे है तो वो बस रिपोर्ट ही जनरेट करेगा, और कोई अगर इनसाइड जो कैश काउंटर पे बैठते हैं वो सिर्फ कैश काउंटर का ही काम करेगा। तो हर एक एंड यूजर का एक स्पेसिफिक छोटा छोटा रोल रहेगा, लेकिन compared to end user, we as a consultant, we should know all the work that will be performed by all the by each guy in the बिजनेस ओनर सेक्शन। ठीक है ना, जो बिजनेस जो ओनर या फिर जो क्लाइंट है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो भी एंड यूजर्स रहेंगे, जितने भी एंड यूजर्स रहेंगे जो हर एक छोटे छोटे स्पेसिफिक काम्स को फुलफिल करेंगे, वो सारे नॉलेज एक कंसल्टेंट पे डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ इश्यूज आते तो दैट कंसल्टेंट गाय ओनली, फंक्शनल कंसल्टेंट गाय ओनली इज गोइंग टू सॉल्व द इश्यूज। अभी मेजर मॉड्यूल्स क्या क्या अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 में। तो जैसे मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वाले कभी खाली नहीं बैठते, वो लोग कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं और मार्केट रिसर्च करते हैं कि हर एक इंडस्ट्री को अगर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ सके, देन देयर प्रोडक्ट विल बी मोर फ्लेक्सिबल देन एनी अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ठीक है ना, तो इसी वजह से उन्होंने किया है जो 5 कोर मॉड्यूल्स या फिर कोर सेक्शन है ऑफ एनी बिजनेस, वो 5 सेक्शंस को उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। जैसे फाइनेंस मॉड्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन एनी बिजनेस। ठीक है ना, एस सी एम मॉड्यूल मतलब सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट। ये सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऑब्वियसली सर्विस सेक्शन में भी आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ मटेरियल्स तो आप लाते ही होंगे, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे ही डेफिनेटली। तो इसीलिए एस मॉड्यूल भी D365 में इंटीग्रेटेड है अलॉन्ग विथ फाइनेंस मॉड्यूल, एंड ट्रेड एंड लॉजिस्टिक भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है। उसके साथ साथ रिटेल और HR डोमेन को भी इन्होंने 5 मॉड्यूल को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर दिया है। इन शॉर्ट, इसका क्या मीनिंग बनता है कि फाइनेंस रिलेटेड जितना भी आपको ईआरपी में मॉड्यूल्स रहता है, जो हम देखने वाले हैं ईआरपी इंटरफेस में कैसा होता है, तो ऑल दोज मॉड्यूल्स विल बी अवेलेबल इन दिस फाइनेंस मॉड्यूल। लाइकवाइज एससीएम का भी जितना भी मॉड्यूल्स अवेलेबल होता है इन जनरल, ग्लोबली या फिर यूनिवर्सली, आपको सारा इस सेक्शन पे मिल जाएगा एससीएम मॉड्यूल पे। ट्रेड एंड लॉजिस्टिक का भी सेम केस है, एज वेल एज रिटेल एंड एचआर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये जितना भी फाइनेंस का मॉड्यूल रहेगा, एससीएम का मॉड्यूल रहेगा, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, रिटेल और एचआर, all will be interlinked with each other, somehow they will connect to with each other। मतलब ऐसे नहीं कि फाइनेंस मॉड्यूल है तो फाइनेंस को अलग से लेके आप काम कर लो, काम बन जाएगा, ऐसा नहीं। अगर फाइनेंस मॉड्यूल में कुछ अगर एससीएम का जरूरत होता है, देन इट विल solve the purpose, like you can connect finance module and SCM module by configuring the setup in a similar process as per the guidelines। ठीक है ना, अगर आपको फाइनेंस के साथ रिटेल भी कनेक्शन करना है, फॉर एग्जांपल रिटेल में कुछ सेल हुआ, तो दैट सेल अमाउंट शुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंस मॉड्यूल, वो भी पॉसिबल है। आपको बस सेटअप करने होंगे एज पर द गाइडलाइंस गिवन टू यू बाय योर सीनियर अथॉरिटी। ठीक है ना, क्योंकि वो तो ज़्यादा एक्सपर्ट्स रहेंगे, उनको पता रहेगा कि क्या कैसे किस चीज़ को कनेक्ट करना है, सो दैट द बिजनेस ओनर और द क्लाइंट गेट्स इट्स पर्पज सर्व्ड। तो उसी तरीके से ये चारों या पांचों मॉड्यूल्स एक साथ इंटरलिंक किया गया है, सो दैट हम लोगों का जो बिजनेस है और या फिर जो क्लाइंट है उनका पर्पस बहुत अच्छे से सॉल्व हो सके। ठीक है, सो हमने देख लिया कि क्या क्या 5 मेजर मॉड्यूल्स हैं। अभी हम लोग एप्लीकेशन का थोड़ा इंटरफेस देखने वाले हैं। तो ये है, यहाँ पे मैंने लिंक अप करके रखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा इस पीपीटी को इस वीडियो के साथ अटैच करके रखने के लिए, सो दैट आप लोग डाउनलोड करके इसका जो डायनामिक्स का साइन अप पेज है वो आप ले सको। ठीक है ना, और मैं कुछ दूसरे ऐसे सीरीज बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डेमो एनवायरनमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैं अपने पेजेस को यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ।
तो जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने इस पेज को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के साथ साथ ये एक होम स्क्रीन हमारे सामने अवेलेबल रहेगा, करेक्ट। तो ये होम स्क्रीन पे हम क्या देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 का ये करंट वर्जन का ईआरपी हम लोगों का इंटरफेस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो समझते हैं इस इंटरफेस को। तो इस इंटरफेस को समझने के लिए पहले देखते हैं क्या ऑप्शन अवेलेबल है। पहले ये देख रहे हैं, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम लोग ब्रेड क्रम्ब बार बोलते हैं। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा, होम, फेवरेट, रिसेंट, वर्कस्पेस और मॉड्यूल्स। होम में हो जाने से क्लिक, अगर हम लोग होम पे क्लिक करते देन इट विल लैंड अप इन आवर होम पेज। फेवरेट्स मतलब आप जब इस पे काम करेंगे, अगर ऐसा कोई मॉड्यूल आपको बहुत मतलब बार बार खोलना पड़ रहा है तो आप उसको फेवरेट मार्क करके रख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, फेवरेट पे एक दिख जाएगा। जैसे मैं एक मॉड्यूल, सब मॉड्यूल को, ऑप्शन को मार्क करके रखा हूँ, तो it will be directly available to me instead of searching explicitly in the module list, ठीक है ना। और रिसेंट मतलब आप जिस मॉड्यूल पे काम करके आओगे कुछ दिनों में, तो वो लिस्ट आपके इस रिसेंट पे दिख जाएगा, मतलब जो भी आप मॉड्यूल ओपन करोगे उस मॉड्यूल का यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा इन द रिसेंट टैब, ठीक है। एंड फाइनली आप देख सकते हो ये मॉड्यूल है, तो ये मॉड्यूल्स पे आपको वो सारा मॉड्यूल्स मिल जाएगा जो हमने स्लाइड्स पे देखे थे कि कैसे 5 सेक्शंस को इन्होंने इंटीग्रेट करके एक साथ एक पूरा सिस्टम पे डाल दिया है, ठीक है ना। तो आप ये जो मॉड्यूल लिस्ट दिख रहे हो, तो ये मॉड्यूल लिस्ट सारा मिक्सचर ऑफ ऑल दोज 5 सेक्शंस है, लाइक ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, HR, SCM, फाइनेंस एंड रिटेल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो सीरीज पे ओनली फाइनेंस को कवर अप करने जा रहे हैं। तो इन दैट केस हम लोग सिर्फ उसी मॉड्यूल्स को सीखेंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अभी फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या मॉड्यूल हो सकता है, लेट अस अंडरस्टैंड। फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग का जो मॉड्यूल्स कवर अप होंगे, पहला है अकाउंट्स पेएबल, दूसरा है अकाउंट्स रिसीवेबल, तीसरा हम लोग कवर अप करेंगे जनरल लेजर, चौथा हम लोग करेंगे कैश एंड बैंक मैनेजमेंट, एंड फिफ्थ वन विल बी द फिक्स्ड एसेट। तो अगर हमें फंक्शनल कंसल्टेंट बनना है इन नियर फ्यूचर, तो ये पांचों मॉड्यूल पे आपका एक्सपर्टीज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीज आर द हार्ट ऑफ द फाइनेंस, ठीक है ना। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा मॉड्यूल्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट, दीज आर ऑप्शनल, ठीक है ना। ये कभी ज़रूरत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन दिस 5 मॉड्यूल्स आर मैंडेटरी, आपको आना ही है, ये सीखना ही है। अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पे एंट्री ले लोगे, उसके बाद अगर उनका रिक्वायरमेंट रहता है कुछ दिनों बाद कि भैया वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ सेटिंग अप दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल, तो अगर आपको वो लोग रिकमेंड करते हैं कि इसको सीखना है, देन यू हैव टू लर्न थ्रू एक्सटर्नली। और कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ही कुछ ट्रेनिंग सेटअप कर देते हैं बाहर से, माइक्रोसॉफ्ट से कोई ट्रेनर्स को, ऑथेंटिकेट ट्रेनर्स को ला के सिखा देते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एज ऑफ नाउ वी विल बी कवरिंग अप विद दिस 5 मॉड्यूल्स ओनली। ओके, सो थोड़ा सा इंटरफेस को हम लोग देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कैलेंडर दिखाई दे रहा है, तो व्हाट डज दिस कैलेंडर इंडिकेट, कि एक तो ये डेट दिखने को मिल रहा है कि आज के डेट में क्या है, लेकिन जो हम लोग फाइनेंशियल टर्म्स पे कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, तो ऐसा सिनेरियोज भी आते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस बैक डेटेड पे जो हो चुका है, वो ट्रांजैक्शंस हम लोग एंट्री लगाना भूल जाते हैं सिस्टम पे। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो बैक टू दैट डेट एंड कंप्लीट आवर ट्रांजैक्शन। मतलब हम लोग यहाँ से मान लो आज 5th है, तो सपोज ऑन द फर्स्ट ऑफ दिस मंथ कुछ ट्रांजैक्शंस था जो हमने नहीं लगाए थे सिस्टम पे, तो वो ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जब हम लोग ट्रांजैक्शन पेज में जाएंगे, वहाँ पे कुछ डेट्स का एक सेक्शन रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द डेट्स एवरी टाइम, व्हाट वी कैन डू, वी कैन
टेल द सिस्टम कि you should work today as of 1st of May and record all the transactions that are made on the 1st of May. तब क्या है, हमें कहीं भी जाके बार बार डेट चेंज नहीं करना है. The system will automatically pick up the first date of this month, क्योंकि हम लोग इस कैलेंडर के हेल्प से इस फर्स्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वन में डबल क्लिक करता हूँ, then what will happen, it will ask me that do you want to change your session date to 1st of May 2024. obviously yes, क्योंकि हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस पेंडिंग रह गए थे जो हमें कंप्लीट करना है. So to complete the transactions we need to change the date to the respective date for which we want to make the transaction. Fine. अब ये कैलेंडर के बाद यहाँ पे मुझे कुछ लिस्ट दिखाई दे रहे, वर्क आइटम्स असाइन टू मी. मतलब अगर मैं एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई अप्रूवर है, तो दैट, या फिर मेरे नीचे कोई अगर एग्जीक्यूटिव है तो उन्होंने अगर कुछ अप्रूवल के लिए भेजा गया है, देन आई कैन अप्रूव द सेम फ्रॉम दिस लिस्ट. ठीक है, यहाँ पे टू डू लिस्ट है. यहाँ पे मैं अगर कुछ अपना पर्सनल टू डू लिस्ट पे जाके ऐड करता हूँ तो दिस ऑल दोज थिंग्स विल पॉप अप हियर. आगे देखते हैं. दिस इज द सर्च बार. मान लो कोई भी मॉड्यूल्स चाहिए, से फॉर एग्जांपल हमने जैसे देखा है कि हमें कौन से मॉड्यूल्स पे काम करने हैं. फॉर एग्जांपल आई नो देयर आर फ्यू ऑप्शंस इनसाइड अकाउंट्स पेएबल, तो मैं वो डायरेक्टली नेविगेशन पे जाके निकाल सकता हूँ. जैसे नेविगेशन मतलब द पाथ वेयर दोज ऑप्शंस आर लोकेटेड. फॉर एग्जांपल दिस इज अ मॉड्यूल नोन एज अकाउंट्स पेएबल. तो इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ, what you will see a list of options. First of all let me tell you, ये जब आप मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे ना, कोई सा भी मॉड्यूल, तो वहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शंस मिलेगा. few options will be open and few option will be closed. Closed मतलब in this way. ठीक है, these are all closed option. So you should know which option is located on which sub module. So these are all sub modules and inside this header you will find n number of options. Okay, so for example जैसे pending vendor invoices, I know where these pending vendor invoices are located in the invoice सब मॉड्यूल ऑफ दिस अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल. तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको सर्च करने के लिए. देन आई कैन डायरेक्टली कम टू दिस मॉड्यूल, नेविगेट टू इनवॉइसेस एंड देन आई कैन क्लिक ऑन दिस पेज टू गेट इनटू द फॉर्म. लेकिन अगर मुझे याद नहीं है कि वो ऑप्शन कहाँ पे, देन डायरेक्टली आई कैन सर्च हियर पेंडिंग वेंडर इनवॉइसेस. तब ये आपको एक लिस्ट निकाल के देगा कि पेंडिंग रिलेटेड या फिर जो हमने कीवर्ड टैग किया उस रिलेटेड जो भी अवेलेबल ऑप्शंस रहेंगे वो सारा निकाल के, पेंडिंग रिलेटेड जितना भी लिस्ट है वो निकाल के लाया. वेंडर रिलेटेड सिर्फ एक दो या जो भी है वो निकाल के लाएगा, और इनवॉइसेस रिलेटेड जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे. तो बेस्ड ऑन दैट आपको जो ऑप्शंस पे आपका रिक्वायरमेंट था उस पे जाके विथ वन क्लिक यू कैन डायरेक्टली ओपन द फॉर्म. सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ सर्च बार. अगर आपको कोई मॉड्यूल का नेविगेशन या फिर पाथ मालूम नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली सर्च फ्रॉम दिस, you can use this search bar to find out that option. Okay, आगे चलते यहाँ पे देखते कुछ एक लिखा हुआ है यूएस में. व्हाट डज दिस ऑप्शन इंडिकेट्स? दिस इंडिकेट्स द कंपनीज विच यू आर गोइंग टू रजिस्टर इन दिस ERP. कंपनी मतलब all the business owner who will be approaching you that they want to set up their ERP. तो उनका जो रजिस्ट्रेशन या फिर जो सेटअप रहेगा वो सेटअप इस सिस्टम पे होने के बाद उनका कुछ आईडीज बनेंगी, कंपनी आईडी. ठीक है, जो वो लोग यूज करने वाले हैं. तो दैट आईडी विल बी रिफ्लेक्टिंग इन दिस ऑप्शन. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका कंपनी है कॉन्टोसो रिटेल एफआर फॉर एग्जांपल. ठीक है ना, आपने इस ये क्लाइंट आपके पास अप्रोच किया कॉन्टोसो रिटेल एफआर. what you can do, you can directly come to this section, select
योर क्लाइंट कंपनी कोड जो आपने ऑलरेडी सेटअप किया है, एंड देन यू कैन स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग द रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल। मतलब इस कंपनी के अंडर पे जो भी इसका बिजनेस रिक्वायरमेंट होगा, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इनका सारा मॉड्यूल्स इस सेक्शन पे आके कॉन्फ़िगर करेंगे। देन ओनली दैट क्लाइंट विल बी एबल टू यूज दिस सिस्टम प्रॉपरली। अभी ये मेरा एडमिन लॉगिन है, इसलिए आई एम हैविंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट, लेकिन उस क्लाइंट के लॉगिन पे या फिर आपके लॉगिन पे यू विल बी गेटिंग ओनली वन क्लाइंट नेम एंड वन डेमो डाटा लॉगिन, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि योर रोल इज टू प्ले एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट फॉर दैट स्पेसिफिक क्लाइंट। तो इसलिए उसी क्लाइंट का कंपनी कोड अलॉन्ग विद द कंपनी नेम यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और एक डेमो डेटा जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ है, दीज आर ऑल डेमो डेटा। लेट मी इन्फॉर्म यू, जो आपको दिख रहा है ना, डोंट थिंक कि ये मैंने क्रिएट किया। दिस डेटास आर ऑल प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंट्री वाइज, जस्ट टू यूज इट फॉर रेफरेंस। मान लो आप अपने क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हो और कुछ सेटअप में आपको दिक्कत आ गई कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेटअप कैसे काम करेगा, देन यू कैन चूज एनी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द कंट्री लोकेशन। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट यूएस बेस्ड है और यूएस का कुछ एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को यूएस पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो चेक करने के लिए यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ एनी ऑफ द यूएस कंपनी। तो यूएस कंपनी के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी कंट्री कोड एंड देन एमएफ। मतलब ये जो है दिस कंट्री कोड इज रेफर्ड टू एज अ यूएस बेस्ड कंपनी। तो यहाँ पे आप एंट्री ले लो। एंट्री लेने के बाद ये जो एंटायर सिस्टम है, नाउ दिस सिस्टम विल एक्ट एज अ यूएस बेस्ड एंटाइटीज कंपनी। मतलब ये यूएसएमएफ का ही सेटअप रहेगा यहाँ पे, जितना भी सेटअप रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से आप अपना मॉड्यूल्स पे जाके वो कॉन्फ़िगरेशन देख लो, देन अगेन गो बैक टू योर क्लाइंट कंपनी एंड देन डू द सेटअप अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके साथ में एक आपको मिल रहा है बेल आइकन। ये बेल आइकन में क्या होता है इस सिस्टम पे कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते रहोगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कुछ ना कुछ टेस्ट करोगे टू चेक वेदर दिस सेटअप इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो उसी बेसिस पे अगर कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे तो दिस नोटिफिकेशन विल रिच इन दिस लोकेशन। या तो फिर अगर कुछ एरर होता है तो एरर के लिए जो मैसेज पॉपअप होगा, तो दैट दोज मैसेजेस विल बी appearing in this action center list. Okay, next comes the setting page. setting page में क्या होता है, you will be getting 4 options, ठीक है ना। तो 4 options में से we will be avoiding these 2 things, task recorder and mobile app. What we can do, we can check for user options. user options में आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्म खोल के आएगा जो आप अपने इस सिस्टम को पर्सनलाइज कर सकते हो। पर्सनलाइज इन द सेंस लाइक आप जैसे अपना डेस्कटॉप के होम स्क्रीन को या फिर लैपटॉप के होम स्क्रीन को जो जैसे चेंज करते हो, पर्सनलाइज करते हो, होम स्क्रीन में राइट क्लिक करके लास्ट में जो ऑप्शन होता है पर्सनलाइज, उसमें पर्सनलाइज में क्लिक करने के बाद क्या होता है, यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, यू कैन चेंज द वॉलपेपर। ठीक उसी तरह से इस ईआरपी रिलेटेड जो आपका चेंजेस या फिर कॉन्फ़िगरेशन करना होगा वो आप इस यूज़र ऑप्शन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा अभी देखो ये ऑरेंज कलर का बना हुआ है ना, इसको अगर आप कलर पैटर्न चेंज करना चाहते हो देन यू कैन सिलेक्ट द कलर फ्रॉम दिस सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे कलर चूज कर लिया, देन इट विल इमीडिएटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लू, करेक्ट, क्योंकि मैंने इसमें ब्लू सिलेक्ट किया। नेक्स्ट आ रहा है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में क्या दिखेगा आपको, कंपनी नेम। कंपनी नेम मतलब बाय डिफॉल्ट जब आप लॉगिन करोगे देन विच कंपनी शुड अपीयर। ऑब्वियसली अभी आपका अगर जो क्लाइंट रहेगा उसका अगर एंटाइटी रजिस्टर्ड है इस सिस्टम पे, जो आपको इनिशियल स्टेज में करना रहता है, एंड वी विल बी ऑल्सो लर्निंग ऑल दोज थिंग्स इन आवर सब्सिक्वेंट सीरीज क्लासेस, ठीक है ना। तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लो। सपोज मेरा जो कंपनी है फॉर एग्जांपल लार्सन एंड टर्बो, ओके, सो ये एक्चुअली मैंने खुद बनाया था, कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो दिस कंपनी शुड अपीयर एवरी टाइम व्हेन आई लॉग इन टू दिस सिस्टम। तो ये जो मैंने सिलेक्ट कर दिया ये अभी क्या होगा, ये हमेशा LT01 को ही लेके आएगा इस जगह पे। जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा और लॉग इन करूंगा
इंस्टेड ऑफ USMF इट विल शो अप एज LT01, ठीक है। और इनिशियल पेज मतलब जो स्टार्टिंग में हमको डैशबोर्ड दिखता था, वो डैशबोर्ड के जगह आप दूसरा कुछ चाहते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पेज चाहते हो, या अमंग्स दिस लिस्टेड रजिस्ट्रेशन जो भी है वो आप फर्स्ट पेज पे लाना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। अभी मुझे इसको कुछ चेंज नहीं करना, तो मैं लेट मी लीव इट अलोन। डिफॉल्ट व्यू और एडिट मोड ये ऑटो रहेगा, व्यू या फिर एडिट कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ऑटो मतलब जैसा है वैसा है बाय डिफॉल्ट। लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो क्या होगा, हमेशा इंग्लिश यूएसए रहेगा, क्योंकि दूसरा लैंग्वेज हो गए तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। और ऐसा बाकी सारे ऑप्शंस रहते जो हम चाहे भी तो इसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन लिव इट अलोन। बाकी और कुछ अकाउंट रहता है, अकाउंट मतलब ये व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट आई एम यूजिंग नाउ, सो दिस इज द एडमिन अकाउंट, और यूज़र आईडी इज एडमिन, ये हो गया ईमेल आईडी, कौन से नेटवर्क डोमेन पे चल रहा है, एंड अदर डिटेल्स लाइक ईमेल प्रोवाइडर जो भी हो, ईमेल अगर करते हैं, और ईमेल एड्रेस, एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू द अकाउंट इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल इन दिस सेक्शन, ठीक है ना। और वर्कफ्लो है लाइक देर आर सर्टेन कन्फिग्रेशन विच रिक्वायर्स अ वर्कफ्लो। वर्कफ्लो मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने के लिए अप्रूवल का रिक्वायर्ड होता है। तो अगर वैसे आपको सिस्टम बनाना है, लाइक आप कुछ कर रहे हो तो उस पर अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम योर सुपीरियर ऑथोरिटी, तब जाके यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं, देन इट विल वर्क इन दैट वे। अदरवाइज अगर कुछ चेंजेस नहीं है, देन वी विल क्लिक ऑन सेव ऑन अ फाइनल स्टेज, एंड देन वी विल गो बैक टू आवर प्रीवियस स्क्रीन, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, दैट इज हेल्प एंड सपोर्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज इन द सेंस लाइक अगर आप इस क्वेश्चन मार्क में क्लिक करके अबाउट पे आते हो तो आपको क्या दिखने को मिलेगा, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड। लाइक अभी जो ये मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम कौन से वर्जन पे चल रहा है, और इसका वेदर इट इज़ द लेटेस्ट और नॉट। ऑब्वियसली इट विल बी अ लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि ये पीरियडिकली अपडेट होता रहता है। सिंस दिस इज अ डेमो सर्वर, ये डेमो सर्वर पे चल रहा है और ये डेमो वर्जन है, तो ये ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट वाले ही अपडेट करते रहते हैं। नाउ द अपग्रेडेशन नंबर इज, और द अपडेट और द वर्जन नंबर इज 10.0.39। इसका मतलब क्या है कि जब MSD Dynamics 365 FNO रिलीज हुआ था, तब इसका वर्जन था 10.0.1, ठीक है। और जैसे जैसे कुछ नया नया फीचर्स ये लोगों ने इंटीग्रेट किया है सिस्टम पे, वैसे उनका वर्जन भी बनता गया, जैसे 10.0.2। लाइकवाइज ऐसे बहुत सारा वर्जन्स आया। उसके साथ साथ अभी जो करंट वर्जन चल रहा है, इट इज नोन एज 10.0.39। और ये लोग माइक्रोसॉफ्ट वाले पीरियडिकली हमेशा सिस्टम को अपग्रेड करते हैं और नया फीचर्स लाते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द मंथ ऑफ जून इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा पब्लिक डोमेन पेज है जहाँ पे वो लोग इन नियर फ्यूचर क्या अपडेट्स लाने वाले हैं, या फिर पास्ट में कौन से अपडेट्स किए हैं उन्होंने, उनका सारा स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहेगा। तो वी विल सी ऑन दैट आफ्टर फ्यू सम टाइम। तो ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से हम लोग अभी अपना करेंट सिस्टम का वर्जन चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो AD लिखा हुआ है, दिस इज द एक्चुअली अकाउंट पेज जो एडमिन है, मतलब प्रोफाइल एक फोटो दिखता है ना हमेशा कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे, तो दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग ओनली, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि दिस इज आवर एडमिन लॉगिन पेज, ठीक है। उसके बाद जो फाइनली ये लार्ज एरिया है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे टाइल्स दिख रहे होंगे, सो दीज आर नथिंग, दिस टाइल्स आर नथिंग बट द शॉर्टकट बटन दैट विल लैंड यू अप डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सा भी उठा के ले लेते, से फॉर एग्जाम्पल बैंक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बैंक मैनेजमेंट, आई नो वेयर दिस बैंक मैनेजमेंट इज लोकेटेड फ्रॉम विद इन दिस मॉड्यूल, तो ये कैश एंड बैंक वाले में अवेलेबल रहेगा। सो हियर इज द कैश एंड बैंक मैनेजमेंट अंडर वर्कस्पेस, द बैंक मैनेजमेंट इज अवेलेबल, ठीक है ना। सो अगर आपको दिक्कत हो रहा है
So what you can do, you can customize this page with the help of a developer, and you can bring out your own uh, required module in this पेज. तो आपको जो भी मॉड्यूल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा उस मॉड्यूल को आप यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट बना के रख सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, सो दैट आप डायरेक्टली अगर क्लिक करते हो देन यू विल लैंड अप इन दैट स्पेसिफिक पेज. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपको दिखने को मिलेगा कि यू आर लैंडिंग इनटू दैट डायरेक्टली इनटू द स्पेसिफिक पेज. Fine. So this is all about the interface, and in the next class only we will come to know how we can start our setup or configuring the requirement of our client. Okay, so what are the mandatory setups that we should follow, or what are the protocols that should be followed while initializing the setup process. So till then, for today, we are signing off, and that is for today. Hope to see you in our next session.